पैरासिटामॉल यूज इन प्रेगनेंसी। रिसेंटली एक स्टॉर्म जैसा हवा जैसे बन गई थी कि पैरासिटामॉल खाने से यानी कि एस्टामाइनोफेन खाने से प्रेगनेंसी में ऑटिज्म के शिकार हो सकते हैं उनके पैदा होने वाले बच्चे। लेकिन एक डॉक्टर्स का पर्सपेक्टिव क्या है? यस, ये रिसेंटली एक अफवाह या हवा बन गई थी सोशल मीडिया पे। ये जो रिपोर्ट्स मीडिया पे आ रही थी उससे प्रेग्नेंट औरतों में एक एंजाइटी डेवलप होगी और पूरे पब्लिक में कन्फ्यूजन डेवलप हो गया। डॉक्टर्स के लिए या हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो हैं उनके लिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है, वो एविडेंस पे मुनहसर होता है और अपने वो पेशेंट्स को क्या बोलते हैं। जब ये स्टॉर्म चल रहा था तो उसी टाइम एक रेगुलेटरी एजेंसी जो है उन्होंने एक रीअश्योरेंस पैदा की कि प्रेस्टामॉल जो है वो सेफ है और इट कैन बी यूज्ड इन प्रेगनेंसी इन एनी ट्राइमेस्टर, बट प्रेफरेबली आप पैरासिटामॉल को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आप मिनिमाइज करेंगे, अगर ना यूज़ की जाए वो भी बेहतर रहेगा। अदरवाइज सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में पैरासिटामॉल एब्सोल्युटली कंसिडर की गई है, सेफ है। मेजर हेल्थ बॉडीज जो वर्ल्ड वाइड हैं वो ये इस चीज़ पे एग्री करते हैं कि पैरासिटामॉल से ऑटिज्म वगैरह ऐसी कोई सिचुएशन या कोई ऐसा कुछ लिंक नहीं देखा गया है। जो औरतें प्रेगनेंसी में पैरासिटामॉल ले रही होती हैं या उनको मजबूरी से लेना पड़ता है, उसके पीछे कोई रीजंस होती हैं। यानी कि तकरीबन ऐसा होता है कि हाई ग्रेड फीवर होता है, पेन होगा या कहीं इन्फेक्शन हो रही होती है, तो उस सूरत में चूँकि पैरासिटामॉल एक माइल्ड एनाल्जेसिक भी है और ये फीवर को डाउन करने वाली वैध दवाई है जो बिल्कुल प्रेगनेंसी में आज तक दी जा रही थी और दी जाती है और खाई जाती है, और इंडिपेंडेंटली इसका कुछ प्रेगनेंसी के आउटकम पे कोई इफेक्ट होता नहीं है। साइंटिफिक एविडेंस तकरीबन कोई ऐसा लिंक शो नहीं करता है, लेकिन आप देखिए जब अनट्रीटेड फीवर होगा या प्रेग्नेंट औरत में पेन होगा तो उसमें डेंजरस प्रेगनेंसी आउटकम हो सकते हैं। यानी कि इन चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर सीवियर पेन है, एक्सक्रूशिएटिंग पेन हो रहा है या अचानक हाई ग्रेड फीवर हो गया, ऑल्दो फीवर इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर फॉर एग्जांपल, इसके साथ कुछ लिंक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेग्नेंट औरत को फीवर नहीं होना चाहिए। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फीवर होता है, बुखार होता है, तो देयर आर चांसेस के बच्चे को, पैदा होने वाले बच्चे को हाई रिस्क जो हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं और बाकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अब देखिए अगर अनट्रीटेड इन्फेक्शंस होंगी वो प्रेग्नेंट औरत में प्री टर्म लेबर कर सकती हैं, बच्चे की जो ग्रोथ है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती हैं, एवं प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है। पेन, इन्फ्लेमेशन या परसिस्टेंट डिस्कम्फर्ट जब प्रेग्नेंट औरत को होगी उससे क्या होगा, उसके वेल बीइंग पे इफेक्ट पड़ेगा। अननेसेसरली ब्लड प्रेशर राइज हो सकता है, स्लीप क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो जाएंगी और जिसकी वजह से फीटस पर इफेक्ट पड़ेगा। पैरासिटामॉल जो है फर्स्ट लाइन ऑप्शन बनता है। अदरवाइज जो अल्टरनेटिव्स हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरीज जो हैं उनके साथ तो दे कैरी क्लियरली एस्टेब्लिश्ड रिस्क उनके साथ होती है, स्पेशली लेटर प्रेगनेंसी में। एवं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स में तकरीबन दी जा सकती हैं, लेकिन सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में उनके कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते हैं। प्रेफरेबली क्या, स्ट्रेट फॉरवर्डली उनको यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। प्रेस्टामॉल तकरीबन साल हर साल से खाई जा रही है, वर्ल्ड वाइड इसका यूज़ होता है और रिकमेंडेड भी है। अगर आप डिटेल स्टडी करेंगे प्रेस्टामॉल के बारे में, प्रेगनेंसी में क्या है, ये सेफ प्रेगनेंसी में देखी गई है। कोई एविडेंस नहीं है कि ऑटिज्म और प्रेस्टामॉल बच्चों में हो सकता है। प्रेस्टामॉल एक रिकमेंडेड पेन किलर है जो फीवर वगैरह को रिड्यूस करती है प्रेगनेंसी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूज द लोएस्ट इफेक्टिव डोज फॉर द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन। लो डोज और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप ले सकते हैं, ओवर यूज भी नहीं की जानी चाहिए। 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट आप इसका डोज है। कोशिश ये करनी चाहिए जो पैरासिटामॉल का मिनिमम डोज दिया जाए और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दी जानी चाहिए।
जो डेंजर्स हैं अनट्रीटेड फीवर के या पेन के, वो डॉक्यूमेंटेड हैं। अनट्रीटेड फीवर या पेन जो है वो कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। पैरास्टामॉल को स्टॉप करना अननेसेसरली बच्चे के लिए और माँ के लिए, दोनों के लिए रिस्क हो सकता है। अगर इंडिकेटेड है तो पैरास्टामॉल आप दे सकते हैं। आप पहले ये असेसमेंट करेंगे कि पैरास्टामॉल की डेफिनेटली इंडिकेशन है कि नहीं, और अगर पेन या फीवर जो है अगर माइल्ड है, नॉन ड्रग मेजर्स अगर हैं तो वो हेल्प हो सकता है। अगर डेफिनेटली सिग्निफिकेंट पेन है तो पैरास्टामॉल सेफेस्ट ऑप्शन है। और जो डोजिंग है इसको गाइडलाइंस के अंदर रखना चाहिए। जो स्टैंडर्ड थेरेपेटिक डोजेज है वो सेफ होती हैं, प्रोलॉन्ग यूज़ नहीं किया जाना चाहिए और अननेसेसरी यूज़ भी ना किया जाना चाहिए। पेशेंट्स को एजुकेट किया जाना चाहिए और पेशेंट्स को क्रेविंग टू लर्न भी होना चाहिए। प्रेग्नेंट औरतों को ये मालूम रखना चाहिए कि कौन सी दवाई खानी चाहिए, कौन सी नहीं खा सकते प्रेगनेंसी में। पेशेंट को गिल्टी फील नहीं होना चाहिए। उसने अगर पैरास्टामॉल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में खा ली तो वो ये ना सोचती रहे कि मैंने ये पैरास्टामॉल खाई है, पता नहीं बेबी को क्या होगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मोर फ्रीक्वेंट यूज़ पैरास्टामॉल कभी ना किया जाए। लिमिटेड और एज पर गाइडलाइंस पैरास्टामॉल खा ली जानी चाहिए। अगर पेशेंट को लगातार पेन किलर्स की ज़रूरत है तो उनको अपने डॉक्टर से डिस्कस करके पहले अंडरस्टैंड करना है कि अंडरलाइंग कंडीशन क्या है जिसकी वजह से ये फीवर या पेन वगैरह हो रहा है। प्रेग्नेंट औरतों को एक किस्म का सपोर्ट दिया जाना चाहिए, ना कि डर पैदा करना चाहिए। पैरास्टामॉल ओरल प्रिपरेशन जो हैं, यानी कि जो टेबलेट्स मुंह के थ्रू खाई जाती हैं, वो प्रेगनेंसी में कैटेगरी बी ड्रग्स कहलाई जाती हैं। और जो पैरास्टामॉल इंट्रावेनस प्रिपरेशन जो होती हैं, यानी कि इंजेक्शन के थ्रू अगर पैरास्टामॉल दिया जाता है, वो कैटेगरी सी में आती है अकॉर्डिंग टू एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मैं एक कॉपी पेस्ट आपको एक डिटेल स्टडीज जो है पैरास्टामॉल यूज़ इन प्रेगनेंसी उसके बारे में कमेंट्स में आपको लिख दूंगा, तो आप इसको पूरे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। और भी रेफरेंसेस आप इंटरनेट के थ्रू हासिल कर सकते हैं।